नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। बुलेटिन में खबरों का रुख करते हैं और सबसे पहले आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार किसानों के लिए दिल खोल चुकी है। भरोसा है कि गन्ना मूल्य बढ़ाने और पराली के मुकदमे वापस लेने के फैसले किसानों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़े रखेंगे। लेकिन खेतों में चुनावी चौपाल सजा रहे विपक्षी दांव से भी भारतीय जनता पार्टी चौकन्नी है। यही वजह है कि किसान मोर्चा के जरिए बीजेपी फिर भरोसे का एक मंच सजाने की तैयारी में है। 15 सितंबर को प्रस्तावित किसान सम्मेलन से पार्टी किसानों की समर्थन का बड़ा संदेश देना चाहती है। भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार के कार्यकाल में सिर्फ कृषि कानून विरोधी आंदोलन ही सिरदर्द बनकर सामने आया। बेशक आंदोलन का असर दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में रहा, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इतना कुछ ताप की आशंका जरूर रही। उधर विपक्षी दल ऐसा माहौल बनाने का प्रयास अभी तक कर रहे हैं कि किसान भाजपा सरकार के विरोध में खड़ी हुई है। इसे देखते हुए किसान मोर्चा को खासतौर पर सक्रिय किया गया है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर नाइट कर्फ्यू सख्त हो गया है। केरल और महाराष्ट्र में अचानक कोरोना केस बढ़ने से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। गुरुवार को टीम 9 की बैठक में सीएम योगी ने कहा कि हर हाल में दुकानें और बाजार अपने समय पर बंद हो जाएं, कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। पुलिस टीम समय से पहले चेतावनी जारी करने के लिए बाजारों में हूटर बजाते हुए निकले ताकि दुकानें 10 बजे तक बंद हो जाएं। साथ ही यूपी सरकार जिन राज्यों में साप्ताहिक संक्रमण पर 3% तक है, वहां से आने वाले लोगों की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य कर दी है। इसके अलावा अगर वैक्सीन की दोनों डोज का प्रमाण पत्र है तो जांच रिपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके का भी आदेश दिया गया है। हालांकि बाहर से आने वाले पर क्वारंटाइन की सलाह भी दी गई है। आपको यह भी बता दें कि उत्तर प्रदेश में गुरुवार को कोरोना के 19 पॉजिटिव केस नए मिले। इस दौरान 22 मरीज रिकवर भी हुए। वर्तमान समय में यूपी में 342 एक्टिव केस हैं, जिनमें से 243 का होम आइसोलेशन इलाज चल रहा है। राहत की बात तो यह है कि बीते दिन प्रदेश में 60 जिलों में कोरोना का कोई भी केस सामने नहीं आया। आज महामहिम रामनाथ कोविंद के 4 दिवसीय यूपी दौरे का दूसरा दिन है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज लखनऊ के कैप्टन मनोज पांडे सैनिक स्कूल के वर्षगांठ कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा पूर्व सीएम संपूर्णानंद का नाम बने ऑडिटोरियम का उद्घाटन भी महामहिम करेंगे। कैप्टन मनोज पांडे सैनिक स्कूल में छात्राओं की भी पढ़ाई की शुरुआत हो चुकी है, जिसके मद्देनजर राष्ट्रपति सैनिक स्कूल में गर्ल्स हॉस्टल की नींव रखेंगे। साथ ही एसजीपीजीआई के 26वें दीक्षांत समारोह में भी महामहिम शामिल होंगे। राष्ट्रपति के सभी कार्यक्रमों के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सूबे की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहेंगी। तो राष्ट्रपति का आज दूसरा दिन है। उत्तर प्रदेश के 4 दिवसीय दौरे पर हैं और 4 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन में आज सैनिक स्कूल पर उनका कार्यक्रम रखा गया है। साथ में पूर्ण सीएम संपूर्णानंद के उद्घाटन में भी वो शामिल होंगे और इसके अलावा कई जगहों पर शिरकत करेंगे। इसी खबर पर हमारे संवाददाता हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं अभिषेक यादव के पास चलते हैं। अभिषेक, आज महामहिम का दौरा है, दूसरा दिन है। ये दौरा कितना खास होने वाला है और कितनी तैयारी लखनऊ में की गई है? बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का उत्तर प्रदेश का 4 दिवसीय दौरा चल रहा है, आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। दौरे के दूसरे दिन वो राजधानी लखनऊ के शरीनगर स्थित कैप्टन मनोज कुमार के स्कूल पहुंचेंगे, जहां पर जो सुरक्षा व्यवस्था की है वो तमाम तैयारियां कर ली गई। तस्वीरों में आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं किस तरीके से तमाम जो पुलिस के जवान है वो यहाँ पर मुस्तैद है। पुलिस के जवानों के साथ जो सुरक्षा व्यवस्था की कमान है वो आरएएफ के जवानों के भी हवाले की गई है। इसके साथ ही यहाँ पर लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के साथ ही सैन्य अधिकारियों को भी लगाया गया। सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कोई चूक ना हो, एलआईयू के साथ साथ जो सैन्य अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से चप्पे चप्पे पर वो अपनी नजर बनाए हुए हैं। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि यहाँ पर आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बालिकाओं के लिए हॉस्टल की आधारशिला रखेंगे। इसके साथ ही कैप्टन मनोज कुमार पांडे की 75वीं जयंती पर आधारित वो यहाँ पर पोस्टल स्टाम्प का विमोचन करेंगे। इसके अतिरिक्त 1000 कक्ष वाले प्रेक्षागृह का भी लोकार्पण करेंगे। जी अभिषेक, लेकिन क्या जानकारी सामने आ रही है कि महामहिम कितने बजे तक कार्यक्रम स्थल पहुंच जाएंगे? उनके साथ कौन कौन होगा? सूबे के मुखिया और राज्यपाल के अलावा क्या और शख्सियत भी शामिल होंगी इस कार्यक्रम में?
बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे जिस तरीके से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है, उसके उनके कार्यक्रम अब से ठीक आधे घंटे बाद यानी 11 बजे वो इस कॉलेज स्कूल में पहुंचेंगे। उनके साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी। इसके साथ ही राष्ट्रपति के पहुंचने से पहले उत्तर प्रदेश सरकार के जो तमाम मंत्रीगण है वो यहाँ पर आ चुके हैं। हम इस समय उस कॉलेज के गेट पर मौजूद है, तस्वीरों में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो सैनिक स्कूल का कॉलेज का गेट है, ये वही गेट है। यहाँ पर आप देख पा रहे किस तरीके से तस्वीरों में पुलिस के तमाम जवान यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से मौजूद है और उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम जो मंत्रीगण है वो यहाँ पर आ सके। इसके साथ ही सेना के 2 बड़े अधिकारी भी आज इस कार्यक्रम में यहाँ पर भाग लेंगे और ये जो 2 बड़े अधिकारी है वो वही 2 बड़े अधिकारी जो इसी सैनिक स्कूल से पढ़ कर गए हैं। कहीं ना कहीं सैनिक स्कूल के लिए आज ये गौरव भरा दिन है कि उनके ही स्कूल से पढ़े हुए 2 बड़े अधिकारी आज इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। और इसके साथ ही जो मुख्य अतिथि के तौर पर आ रहे हैं वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ठीक 11 बजे इस स्कूल में आ जाएंगे। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। यहाँ पर तकरीबन बताया जा रहा है कि जो राष्ट्रपति का कार्यक्रम है सब 1 घंटे चलेगा। उसके बाद शाम को पीजीआई में उनका दीक्षांत समारोह का कार्यक्रम है। तकरीबन 4:30 बजे के पास में राष्ट्रपति पीजीआई अस्पताल पहुंचेंगे, वहां पर दीक्षांत समारोह के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। जी बिल्कुल अभिषेक, ये क्षेत्र के लिए और सूबे के लिए बहुत गर्व की बात होती है जब देश का महामहिम उनके राज्य में आता है और उनके क्षेत्र में दौरा करता है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, ग्राउंड रिपोर्ट देने के लिए। आप खबर पर नजर बनाकर रखिएगा। अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल के विस्तार की उल्टी गिनती शुरू हो गई। योगी आदित्यनाथ की बुधवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से भेंट के बाद अब मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारी होने लगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का 29 अगस्त को प्रदेश का दौरा संपन्न होने के बाद 4 मनोनीत विधान परिषद सदस्यों के नाम की सूची जारी होने के साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख भी तय हो जाएगी। योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल में अभी 7 मंत्रियों की जगह खाली है। बीते 19 अगस्त को नई दिल्ली में भाजपा हाईकमान की बैठक के बाद मंत्रिमंडल विस्तार और मनोनीत विधान परिषद सदस्यों के नाम पर मुहर लग गई है। भाजपा शीर्ष नेतृत्व और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच इसी को लेकर पिछले हफ्ते बैठक हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बेहद गंभीर भाजपा हाईकमान ने किसी भी मंत्री को बाहर नहीं करने का निर्देश दिया है। भाजपा को सभी को नाराज करने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है, किसी को नाराज नहीं करेगी, सबको साथ लेकर चलेगी। इसके साथ ही जाति और क्षेत्रीय समीकरण साधने की रणनीति भी सरकार बना रही है। 2022 के चुनाव को देखते हुए नए मंत्रियों को शामिल किया जाए, लेकिन पुराने किसी भी मंत्री को योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल से छुट्टी नहीं देंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद की जयंती पर समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में खिलाड़ी घेरा कार्यक्रम करेगी। सपा प्रवक्ता ने राजेंद्र चौधरी ने बताया कि खिलाड़ी घेरा का मूल संदेश और उद्देश्य खिलाड़ियों की आवाज उठाना है। अखिलेश यादव ने खिलाड़ियों से अपील की है कि प्रदेश के सभी खेलों से जुड़े स्थानीय, मंडलीय, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी अपनी अपनी समस्याओं और मांगों को लेकर खिलाड़ी घेरा बनाकर चर्चा करेंगे। झांसी में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में खिलाड़ी घेरा कार्यक्रम में समाजवादी स्पोर्ट्स विंग के प्रभारी हसनुद्दीन सिद्दीकी भी शामिल होंगे। सूबे के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल और विधायक उमेश मलिक विशेष एमपी एमएलए कोर्ट में 5 घंटे से भी ज्यादा समय तक न्यायिक हिरासत में रहे। इस दौरान उनके जमानत प्रार्थना पत्र पर कोर्ट में बहस हुई। शाम को कपिल देव अग्रवाल को 2 मामलों में और उमेश मलिक को 1 मामले में जमानत मिल गई। कपिल देव अग्रवाल पर मामले में आरोप तय किए गए। वहीं एमपी एमएलए कोर्ट में सुबह करीब 11 बजे राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, विधायक उमेश मलिक ने अपने साथ मुकदमों में आरोपी पूर्व विधायक अशोक कंसल, भाजपा जिला अध्यक्ष विजय शुक्ला समेत अन्य लोगों के साथ पहुंचकर सरेंडर किया। सरेंडर प्रार्थना पत्र देने के बाद स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश गोपाल उपाध्याय ने उन्हें न्यायिक हिरासत में लेने के आदेश दिए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने कपिल देव अग्रवाल को 2 मामलों में और उमेश मलिक को 1 मामले में जमानत स्वीकार कर ली है।
शामली में गुरुवार को गठवाला खाप की लिसाड़ गांव में हुई पंचायत में भारतीय किसान यूनियन अध्यक्ष और बालियान खाप के चौधरी नरेश टिकैत भी पहुंचे। इस दौरान नरेश टिकैत ने पंचायतों को संबोधित किया। नरेश टिकैत ने कहा कि उन्होंने भाजपा के विरोध की बात कही थी, वे कोरे कागज पर साइन कर देंगे। गठवाला खाप में चौधरी जो लिखना चाहें लिख सकते हैं। मनमुटाव दर पर महापंचायत में शामिल हो, तो वहीं खाप पंचायत में चौधरी राजेंद्र सिंह ने कहा कि नरेश टिकैत साफ करें कि 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में होने वाली किसान महापंचायत है या टिकैत महापंचायत है। चौधरी राजेंद्र सिंह मलिक ने कहा कि महापंचायत में सहयोग कर रहे राजनीतिक दलों के नेताओं को भी बुलाया जाए। हम भी तैयार हैं। अगर टिकैत परिवार सोचता है कि वह रहेंगे तो ये टिकैत पंचायत है। वहीं उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बारिश के दौरान टपकती बस का इंटरनेट मीडिया पर वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और इसके बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। गोरखपुर डिपो की बस में यात्री छाता खोलकर बैठे हुए हैं। हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। बता दें कि यात्रियों का यह वीडियो मंगलवार का बताया जा रहा है, जिसमें वे बारिश में यात्रा कर रहे हैं। बस में बारिश का पानी तेजी से गिर रहा। वहीं वीडियो के वायरल होने के बाद परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने इस संबंध में जांच के आदेश दिए। तो वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस बस की वीडियो पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि यह भाजपा सरकार में छत फाड़ विकास का नमूना। भाजपा के राज में बस की छत के नीचे छतरी, विकास की बारिश में भीगे यात्री, भीगे गठरी। तो वहीं अखिलेश यादव के अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया ने भी इस वीडियो को ट्वीट कर प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। पीएल पुनिया ने योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि योगी जी, उत्तर प्रदेश का विकास छत से टपक रहा है। कौशाम्बी का संयुक्त जिला अस्पताल 10 दिन पहले जितना संवेदनहीन था, 10 दिन बाद भी उतना ही संवेदनहीन है। 15 अगस्त को स्टाफ मोबाइल खेलने की बिजी था, स्टाफ मोबाइल से बिजी था, वो मोबाइल को यूज कर रहा था। वहीं वार्मर में जिंदा जलने से नवजात की मौत हो गई। अब 10 दिन बाद अस्पताल में चीफ मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट यानी कि सीएमएस काम में इतने बिजी हैं कि वे परिजनों को इंसाफ नहीं दे पा रहे हैं। दरअसल 15 अगस्त को जो जिला अस्पताल में एसएनसीयू में एक नवजात शिशु वार्मर मशीन की हीटिंग पैड पर जिंदा जल गया था। गर्म वार्मर की वजह से बच्चे के सीने से पेट तक की चमड़ी बुरी तरह झुलस गई। जब तक चिकित्सक पहुंचे, बच्चे की मौत हो चुकी थी। इस मामले में 19 अगस्त को न्यायपीठ बाल कल्याण समिति ने हफ्ते भर में जांच रिपोर्ट तलब की थी, लेकिन अभी तक रिपोर्ट नहीं सौंपी गई। यही वजह है कि अब न्यायपीठ बाल कल्याण समिति ने उन्हें तलब किया, साथ ही उन्हें 3 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट सौंपने का आदेश भी दिया। तो कौशाम्बी का ये मामला है जहां पर एक नवजात की मौत हो गई आग लगने की वजह से, लेकिन स्टाफ जो है वो मोबाइल फोन पर बिजी था। मोबाइल फोन चलाते हुए स्टाफ पाए गए और बच्चा तड़प तड़प कर मरता रहा। तो कौशाम्बी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अस्पताल के वार्मर जिंदा जल गया, एक बच्चा नवजात और स्टाफ की लापरवाही की वजह से पूरा हादसा हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि संवेदनहीनता वहां पर दिखाई दी। स्टाफ मोबाइल पर बिजी रहा और बच्चा तड़प तड़प कर मर गया, कोई देखने वाला नहीं था। विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर जिलों का नाम बदलकर सरकार के धार्मिक एजेंडे को धार देने की तैयारी है। प्रदेश सरकार सुल्तानपुर जिले का नाम भगवान श्री राम के ज्येष्ठ पुत्र यानी कि कुश के नाम पर कुश भवनपुर करने की तैयारी कर रही है। सूत्रों की मिली जानकारी के मुताबिक परिषद ने अपनी स्वीकृति शासन को भेज दी। अब इस पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता वाली प्रदेश कैबिनेट करेगी। सुल्तानपुर के लोग लंबे समय से जिले का नाम बदलकर कुश भवनपुर करने की मांग कर रहे थे। सुल्तानपुर के लंबुओं से भाजपा विधायक देवमणि द्विवेदी ने विधानसभा में यह मुद्दा उठाया था। इस बीच सुल्तानपुर के डीएम और अयोध्या के मंडलायुक्त ने गजेटियर के सुल्तानपुर के प्राचीन इतिहास का हवाला देते हुए जिले का नाम कुश भवनपुर करने का सिफारिश शासन और राजस्व परिषद को भेजी थी। तो लगातार चुनाव से पहले नाम बदलने का सिलसिला उत्तर प्रदेश में अभी भी जारी है। अब इसी को देखते हुए
एक नया नाम भी सामने आया। उत्तराखंड की खबरों का रुख करते हैं। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आज 5वां और आखिरी दिन है। सुबह 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू होगी। सदन के आज भी हंगामेदार रहने के आसार लगाए जा रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी समेत विभिन्न मुद्दों पर हंगामा होने की संभावना है। वहीं DIMS मेडिकल विश्वविद्यालय कॉलेज विधेयक पारित होगा। बता दें कि सदन के पटल पर विधेयक रखा जा चुका है। वहीं युवा कांग्रेस बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई को लेकर आज विधानसभा का घेराव कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। इसी खबर पर हमारे संवाददाता देहरादून से अजीत काम्बोज जुड़ गए हैं। अजीत, आपके पास आते हैं। अजीत, आज विधानसभा के मानसून सत्र का आखिरी दिन है, 5वां दिन है। आज क्या क्या हो सकता है विधानसभा के अंदर, क्योंकि पिछले दिन की बात करें तो हंगामे में पूरा सदन कटा है। बिल्कुल अभिषेक, आज की अगर बात की जाए तो आज 5वें दिन है विधानसभा मानसून सत्र। हो सकता है कि यह आज आखिरी दिन भी हो, क्योंकि जिस तरह की कार्रवाई यहाँ पर तय की गई थी वो 5 दिन की थी और आज कार्रवाई यहाँ पर तय की गई थी वो 5 दिन की थी और आज उसके हिसाब से देखा जाए तो आखिरी दिन हो सकता है। लेकिन जिस तरह से विधानसभा अध्यक्ष ने एक बात तय की थी कि कल यानी 28 तारीख को जो चर्चा होगी वो सतत विकास को लेकर होगी और वो भी विधानसभा की कार्यवाही में भी उसको शामिल किया गया है। आज के अगर दिन की बात की जाए तो विपक्ष ने जिस तरह से एक ऐलान किया था कि वो सदन का घेराव करेंगे, 11 बजे के बाद ये कार्यक्रम होना था युवा कांग्रेस की तरफ से। लेकिन अभी की जो ताजा अपडेट है, सदन की गैलरी में या सीधे तौर पर कहे विधानसभा परिसर के भीतर विपक्ष के तमाम विधायक ट्रैक्टर पर सवार होकर पहुंचे और सीधे तौर पर उनके हाथों में गन्ना था। खेती किसानी की वो मांग कर रहे थे कि केंद्र सरकार ने जो किसानों के अहित में जो 3 कृषि कानून पास किए हैं उनको रद्द किया जाए और इसी मांग को लेकर वो ट्रैक्टर पर सवार होकर विधानसभा परिसर में पहुंचे हैं। पूरे विधानसभा परिसर का यहाँ पर चक्कर लगाया गया, नारेबाजी की गई है और अब सदन के भीतर भी जो किसान है वो गन्ना लेकर ही पहुंचे हैं। तो कुल मिलाकर जो विपक्ष का आक्रामक रुख है वो साफ तौर पर नजर आया है और विपक्ष के तमाम विधायक इस वक्त सदन के भीतर गन्ना लेकर मौजूद हैं। जी अजीत, अगर बात की जाए तो सूबे में महंगाई, बेरोजगारी के साथ जो और बड़े मुद्दे हैं, चाहे देवस्थानम बोर्ड की बात की जाए, चाहे सख्त भू कानून की बात की जाए, क्या इस विषय पर भी आज बातचीत हो सकती है? बिल्कुल, अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष प्राइवेट बिल लेकर आया था देवस्थानम बोर्ड को लेकर और भू कानून की मांग को लेकर, लेकिन दोनों ही बिल सदन से खारिज हो चुके हैं। तो ऐसे में एक बड़ा घेराव जो है वो कांग्रेस की तरफ से रखा गया है। 11 बजे के बाद उसका समय है और ये इसका पूरा जो लीड करेगा उसमें प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष समेत तमाम विधायक और प्रदेश भर के नेता कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। तो इस घेराव के दौरान तमाम तरह के जो विरोध प्रदर्शन, तमाम जो मांगे हैं विपक्षी, वो उठाने का काम होगा। इसमें भू कानून की मांग भी होगी, देवस्थानम बोर्ड की मांग भी होगी और जो एक बड़ा इश्यू इसमें रखा गया है वो बेरोजगारी का रखा गया है कि बेरोजगारों को लेकर सरकार क्या कर रही है। आंकड़े कुछ और कहते हैं, सरकार की विज्ञप्तियां कुछ और कहती हैं। तो इन तमाम विषयों को लेकर विपक्ष आज सरकार को घेरने का काम करेगा। फिलहाल अभी की अपडेट यह है कि सदन के भीतर जो विपक्ष है वो गन्ना लेकर मौजूद है। तो सड़क की बात अगर की जाए तो सड़क पे युवा कांग्रेस पूरी तैयारी में है। चलिए अजीत जी, आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ धनंजय डोडियाल हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। धनंजय, आज मानसून सत्र का आखिरी दिन भी कह सकते हैं और सदन के अंदर हंगामा चल रहा है, बाहर भी हंगामे के आसार हैं और युवा कांग्रेस आज प्रदर्शन करेगी 11 बजे, यह जानकारी भी सामने आ रही है। क्या कुछ अभी अपडेट है वहां पर, क्या कुछ लग रहा है, क्या बाहर भी प्रदर्शन और नारेबाजी होगी? धनंजय, की आवाज आप तक आ रही है? चलो तो अजीत के पास चलते हैं। अजीत जी, जैसा अनुमान लगाया जा रहा है और ये जानकारी सामने आ रही है कि युवा कांग्रेस के लोग आज विधानसभा का घेराव करेंगे, प्रदर्शन और नारेबाजी भी होगी सरकार के खिलाफ। बिल्कुल अभिषेक, जो एक कार्यक्रम तय किया गया है उत्तराखंड कांग्रेस की तरफ से, उसमें साफ तौर पर युवा कांग्रेस को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आप बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर विधानसभा का घेराव करें और ये कार्यक्रम 11 बजे के बाद शुरू होगा, क्योंकि प्रदेश प्रभारी की अगर बात की जाए तो वो दिल्ली से रवाना होंगे देहरादून के लिए और लगभग 10:30 बजे के करीब वो जोलीग्रांट पहुंचेंगे और 11 सवा 11 के करीब वो धरना स्थल पर पहुंचेंगे, जहां से कांग्रेस के तमाम नेता एकजुट होकर विधानसभा का कूच करेंगे। इस पूरे घेराव कार्यक्रम में जो मुख्य मुद्दा है वो बेरोजगारी का रखा गया है कि सरकार के आंकड़ों में कुछ और बात निकल कर आती है और जो स्थानीय स्तर पर विभागों से जो जानकारी मिलती है उसमें बेरोजगारी के आंकड़े कुछ और होते हैं। तो इन तमाम विषयों को लेकर विपक्ष यहाँ पर सरकार को घेरने का काम करेगा और विपक्ष की पूरी कोशिश होगी कि शायद सत्र का ये आज आखिरी दिन हो, तो ऐसे में सरकार की ईंट से ईंट बजाई जा सके। और जिस तरह से उनका रुख रहा है, गन्ना लेकर ट्रैक्टर पर सवार होकर वो विधानसभा पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं आक्रामक हैं और घेराव में भी ये पूरी भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल अजय, तो देखने वाली बात होगी कि सत्र के आज आखिरी दिन और 5वें दिन में क्या कुछ होने वाला है, सदन के अंदर कितनी गहमी
या फिर सकारात्मक बात दोनों पक्षों की तरफ से होगा। अजीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खबर पर नजर जरूर बनाकर रखिएगा। अब आपको बता दें कि विधानसभा मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है। 5 दिनी सत्र चल रहा था। अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तराखंड सरकार के कई विभाग विभिन्न योजनाओं के लिए आवंटित 259 करोड़ की धनराशि को समय पर खर्च नहीं कर पाए। इस वजह से वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन इस बजट को सरेंडर करना पड़ा। इससे न केवल उन विकास योजनाओं में देरी हुई बल्कि अन्य जरूरी योजनाओं के काम में भी धनराशि नहीं आ पाई। कैग ने यानी कि सीएजी ने राज्य में विभागों की इस कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि विभिन्न विभागों की वजह से फंड पार्किंग की गई, जिससे कि एक तरफ राज्य को नुकसान उठाना पड़ा, वहीं राज्य में बजट आवंटन का काम पिछले वर्षों में आमतौर पर काफी देरी से होता रहा। इस वजह से विभागों की बजट फरवरी या फिर मार्च के महीने में मिलता और विभाग अंतिम समय पर मिली धनराशि को खर्च नहीं कर पाते, जिस कारण विकास योजनाएं पिछड़ रही है और साथ में राज्य सरकार के वित्तीय आयोग को बहुत बड़ा घाटा भी लग रहा है। उत्तराखंड सरकार ने राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के कार्यरत गेस्ट टीचरों का मानदेय 15 से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहली कैबिनेट में लिए गए इस फैसले के बाद शासन ने अब इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। इसमें 4,000 से अधिक गेस्ट टीचरों को लाभ मिलेगा। कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया कि गेस्ट टीचरों का मानदेय बढ़ाकर 25,000 रुपए किया जाएगा, जबकि प्राथमिकता के आधार पर उनकी गृह जिलों में तैनाती की जाएगी। उनके पदों को भी खाली नहीं माना जाएगा। शिक्षा सचिव राधिका झा की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत गेस्ट टीचरों का 22 नवंबर वर्ष 2018 के शासनादेश के मुताबिक 15,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय तय किया गया था। राज्यपाल की तरफ से इसकी स्वीकृति भी मिल गई है। मैडम थोड़ा सा पीछे। मानसून सत्र में विपक्ष लगातार कोविड सैंपल टेस्टिंग फर्जीवाड़े के मुद्दे को लेकर सरकार पर आक्रामक है, तो वहीं कोविड महामारी के कारण सरकार ने 1 से 30 अप्रैल तक कुंभ मेले की अधिसूचना जारी कर दी थी। संक्रमण में बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कई फर्मों के साथ अनुबंध कर आरटीपीसीआर और रैपिड एंटीजन टेस्टिंग का काम किया था। कोविड एंटीजन टेस्ट के 1 लाख से अधिक सैंपलों की फर्जी जांच करने पर सरकार ने जिलाधिकारी हरिद्वार को जांच की रिपोर्ट सौंपी थी। हाल ही में डीएम ने शासन को जांच रिपोर्ट दी और जिसके आधार पर सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के 2 अफसरों को निलंबित कर पहली बड़ी कार्रवाई की। विभाग ने संयुक्त निदेशन और कुंभ मेला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अर्जुन सिंगर और प्रभारी अधिकारी स्वास्थ्य डॉक्टर एनके जोशी को सस्पेंड कर दिया है और साथ में यह भी कहा गया है कि अब जो लोग इस फर्जीवाड़े में शामिल थे उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। चलिए, इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही और खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए, जुड़े रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।